हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अपक्रिया कितने प्रकार की होती है स्पीड के आधार पर, और अपक्रिया की दर क्या है, मात्रक क्या है, उसका ग्राफ क्या है, अभिकारक का ग्राफ क्या है, उत्पाद का ग्राफ कैसे होता है। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अपक्रिया की स्पीड को, अपक्रिया की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो कई कारक हैं, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट 4-5 कारकों का जो बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सब का यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, अपक्रिया की दर को, अपक्रिया की दर जिसे हम लोग वेग या रेट कहते हैं, अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड, फैक्टर ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड। ठीक है। इन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो मेनली वैसे 2 फैक्टर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर यानी ताप, और दूसरा है सांद्रता। लेकिन बात करेंगे 4-5 कारक की हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, पहला क्या है, अभिकारकों की प्रकृति पर, अभिकारकों की प्रकृति पर। ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जैसे अगर आयनिक यौगिक हैं तो आयनिक यौगिकों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, क्योंकि बताए थे कि आयनिक यौगिक अगर हैं तो वो जल्दी जल्दी टूटेंगे। 10 के पावर -12 सेकंड से लेकर 10 के पावर -16 सेकंड तक का समय लगता है। तो ये इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर आयनिक हैं, आयनिक यौगिक हैं, आयनिक कंपाउंड है, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हाई होता है। फिर क्या सहसंयोजी यौगिक, अगर सहसंयोजी यौगिक हैं, कोवैलेंट कंपाउंड हैं, सहसंयोजी यौगिक, तो इनमें क्या होता है, बंध टूटेगा, बंध बनेगा। बात समझ में आई। तो इसमें, इस प्रोसेस में बहुत ही अधिक टाइम लगता है। तो इसीलिए सहसंयोजी यौगिकों के बनने में या सहसंयोजी यौगिकों से सहसंयोजी यौगिक बनने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए इनका रेट क्या होता है, लो होता है। और आयनिक यौगिकों का जो रेट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। बात समझ में आई। तो ये पहला है अभिकारकों की प्रकृति। दूसरा क्या है, तो इसको समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, अभिकारकों की भौतिक अवस्था। जैसे गैस के अणु हैं, तो गैस के अणु की ऊर्जा क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और गैस के अणुओं की एनर्जी बहुत अधिक है। तो वो इधर उधर जाकर रैंडमली, वो इधर उधर यादृच्छिक गति करके क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। और टक्कर करेंगे जब अणु, तो क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। और ठीक है, अपक्रिया की गति क्या होगी, तेज होगी। तो गैस के लिए अपक्रिया की गति क्या होती है, सबसे तेज होती है, और लिक्विड के लिए क्या होती है, उससे कम, और सॉलिड के लिए क्या होती है, सबसे कम। सॉलिड के मॉलिक्यूल में, सॉलिड के ठोस के अणुओं में कोई टक्कर होगी ही नहीं, और टक्कर नहीं होगी तो वो उत्पाद जल्दी बनाएंगे नहीं, उत्पाद नहीं बनाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अपक्रिया की गति, अपक्रिया की दर क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी। बात समझ में आई। तो ये दोनों 2 कारक हैं। तीसरा क्या है, इम्पॉर्टेंट, सांद्रता। ठीक है। कंसंट्रेशन, सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता पर किस तरह से निर्भर करती है, तो इसको समझ लेते हैं। मान लो एक कंटेनर में कुछ A और B अभिकारक हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों के अणुओं के टक्कर का प्रभावी होना जरूरी है, फ्रूटफुल टक्कर। यानी 6 रन कम मिलता है हमें जब गेंद और बल्ले का टक्कर, संपर्क खूब ज़बरदस्त तरीके से हुआ हो, तभी हमें क्या मिलता है, 6 रन मिलता है। तो उसी तरह से अगर अभिकारक अणुओं में टक्कर ज़बरदस्त हो रहा है, प्रभावी टक्कर है, फ्रूटफुल टक्कर है,
तब तो हमें उत्पाद जल्दी जल्दी मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, उत्पाद प्रॉपर वे में हमें नहीं मिल पाएगा। और जैसे अगर गेंद और बल्ले का टक्कर ढंग से नहीं हुआ है तो ठीक है, मैदान में ही गेंद रह जाएगी, प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो उसी तरह से टक्कर का अच्छा होना क्या है, ज़रूरी है। टक्कर फ्रूटफुल होगा तो क्या होगा, उत्पाद तेज़ी से बनेगा, यानी उत्पाद तेज़ी से ज़्यादा बनने का मतलब यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अधिक है। अब अगर इसी में हम भीड़ बढ़ा दें, अभी तो टक्कर हो ही रही है, इसी एक कमरे में, इसी एक कंटेनर में अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कर दें, सांद्रता क्या कर दें, अगर बढ़ा दें तो अब ये ज़्यादा टकराएंगे कि पहले, जाहिर सी बात है। अब इनके बीच टक्करों की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक हो जाएगी टक्कर, और उसमें प्रभावी टक्कर भी होंगे। बात समझ में आई। जैसे टेस्ट मैच होता है तो टेस्ट मैच में चलो आराम से, लेकिन T20 अब हो जाएगा, T20 में तो 6 पढ़ना ही पढ़ना है, तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी टक्कर ज़्यादा भी होगा, टक्कर ज़्यादा भी होगा तो अब उत्पाद जल्दी जल्दी बनेगा, और अगर प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा तो इससे हम कह सकते हैं कि अपक्रिया की गति यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमेशा ये कोई मायने नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट में, मोस्ट ऑफ समझ रहे हो ना, प्रायः लगभग 90% अभिकारकों में क्या होता है, यही होता है। बात समझ में आई कि सांद्रता बढ़ाने पर अपक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो ये बात समझ में आई। चौथा टर्म क्या है अपना, ताप। चौथा क्या है, ताप, इम्पॉर्टेंट। मान लो फिर वही चीज़ है, कंटेनर में अपने ए अणु हैं, बी अणु हैं, अभिकारक का काम कर रहे हैं, ए अणु और बी अणु हैं, अभिकारक का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सभी अणुओं की एनर्जी क्या होती है, सेम नहीं होती है, एक समान नहीं होती है, और कुछ अणुओं की एनर्जी कम होती, कुछ अणुओं की एनर्जी अधिक होती है। जिनकी एनर्जी अधिक है वो तो उत्पाद बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, जिनकी एनर्जी कम है वो प्रोडक्ट बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब इन्हें गर्म करेंगे तो सभी अणुओं की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जिनकी अधिक थी उनकी और अधिक होगी, जिनकी कम है उनकी भी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, जब एनर्जी बढ़ जाती है तो टक्कर ज़्यादा होगा। बात समझ में आई, ठीक है। और टक्कर ज़्यादा होगा तो टक्कर अगर अधिक होगा, अणुओं की एनर्जी बढ़ गई, अणु नहीं बढ़ेंगे, अणुओं की एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टकराएंगे और उत्पाद ज़्यादा बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा उत्पाद, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जनरली टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें जितना पहले टेम्परेचर था, तो जो इसका स्पीड है उत्पाद बनने का या इनके खर्च होने का, वो 2 से 3 गुना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर। अब आगे आएगा इसका फॉर्मूला, ताप गुणांक वगैरह, वो उसको वहीं पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, एक क्वेश्चन पूछा भी है एक आध नंबर में, एक नंबर में बहुत पूछा जाता है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाता है, तो 2 से 3 गुना, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये चौथा था। पांचवा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अच्छा, एक चीज़ है, एक बड़ा अणु है और इसको घेरे हैं कई लोग मारने के लिए, और छोटे छोटे अणु हैं इनको घेरे हैं मारने के लिए, तो जाहिर सी बात है इसको लोग जल्दी क्या करेंगे, मार के धराशायी कर देंगे। तो ऐसे है, जब अणु छोटे छोटे होते हैं, अभिकारक अणु, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। जितने छोटे छोटे अणु रहेंगे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक रहेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा वो जल्दी उत्पाद बनाएंगे। अगर मान लो ये चीनी के अणु हैं और दूध में इन्हें घोला गया है, तो क्या होगा, छोटे छोटे अणु हैं, जल्दी से दूध में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और उत्पाद अपना तैयार हो जाएगा। और अगर बड़ा सा अणु है चीनी का, तो इसको घुलने में बहुत टाइम लगेगा, चारों तरफ से दूध अटैक करेंगे दूध के अणु, लेकिन अंदर तक इसको तोड़ नहीं पाएंगे, और इधर अंदर तक इसको तोड़ के तुरंत क्या कर देंगे, गला देंगे, और ठीक है, प्रोडक्ट अपना तैयार हो जाएगा, दूध और चीनी का मिक्सचर वाला मीठा दूध। बात समझ में आई। तो उसी तरह से यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उत्पाद उतना जल्दी बनेगा, कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, इस मार्कर का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जो भी है वो तो है ही, लेकिन अगर इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा कर दें इसके, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। कि समान आयतन के लिए
ठीक है। अगर आयतन इसका फिक्स रखा जाए और इसके टुकड़े किए जाएं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन अपक्रिया की गति बढ़ती है। छठवां है, और ये लास्ट भी रहेगा, छठवां है अपना उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक भी अपक्रिया की गति को या तो स्पीड को बढ़ा सकता है, ठीक है, इंक्रीज कर सकता है, अथवा क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। कोई उत्प्रेरक अपक्रिया की गति को बढ़ा सकता है अथवा क्या कर सकता है, घटा सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली हम बढ़ाने के पर्पज़ से ही, स्पीड को बढ़ाने के पर्पज़ से उत्प्रेरक का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये अब जो उत्प्रेरक बढ़ाते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। जो उत्प्रेरक, जो कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं उन्हें नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। बात समझ में आई। अब एक चीज़ और है, तो क्या उत्प्रेरक अणुओं की एनर्जी बढ़ाता है? तो उत्प्रेरक अणुओं की एनर्जी नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये एक नया रूट प्रदान करता है उन अणुओं की जिनकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है उत्पाद बनाने के लिए। अब सक्रियण ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा जो अणुओं के पास उत्पाद बनाने के लिए होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। बात समझ में आई। वह न्यूनतम ऊर्जा अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसके उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो जिन अणुओं की सक्रियण ऊर्जा अधिक है, यानी जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक है, वो तो जल्दी जल्दी क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट से क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन जिन अणुओं की एनर्जी कम है, वो इस हाइट को, इस सक्रियण ऊर्जा को पार करके, यानी सक्रियण ऊर्जा से कम है जिनकी एनर्जी, वो इस हाइट को पार नहीं कर पाएंगे, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। तो उत्प्रेरक मिला देने से क्या होता है? उत्प्रेरक एक नया रूट प्रदान कर देता है, अल्टरनेट पाथ ये दे देता है अलग अलग प्रकार के एनर्जी वाले अणुओं को। तो ये छोटा रास्ता, कम सक्रियण ऊर्जा वाला, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, ठीक है। यानी सक्रियण ऊर्जा का जो ये हाइट है उसको कम कर देगा। अब जिनकी एनर्जी कम है वो इस हाइट को पार करके बड़े आराम से क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक एक नया रास्ता प्रदान करता है, ठीक है, यानी सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है अभिकारक के अणुओं की, जिससे वो अणु भी जिनकी एनर्जी कम होती वो भी बड़े आराम से क्या करते हैं? प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में वेग नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।